हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 28 परफेक्ट पेज इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम फटाफट से इसका रिकैप ही लेंगे एंड इतना इस तरीके से लेंगे कि हाँ सब समझ आ जाए। तो पहला है आपका कि परफेक्ट पेज इन इक्विलिब्रियम की हमारी 4 अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। 4 अजम्पशंस होती हैं एंड उन 4 अजम्पशंस को सबसे पहला होता है हमारा कंडीशनल अबाउट टाइप्स, ठीक है। कंडीशनल अबाउट टाइप्स का मतलब है जैसे सपोज हो रही है आपका एक गेम है, तो मैं इस गेम को ब्रीफली समझा देती हूँ। यहाँ पे 2 प्लेयर हैं, प्लेयर 1 2। प्लेयर 1 के 2 टाइप हैं, फ्रेंड और एनिमी। तो फ्रेंड टाइप भी आपका गिफ्ट कर भी सकता है जो GF से दर्शाया गया है, एंड गिफ्ट नहीं भी कर सकता प्लेयर 2 को, ठीक है। तो NF से दर्शाया गया है। इसी तरीके से जो प्लेयर 1 का एनिमी टाइप है वो भी प्लेयर 2 को गिफ्ट कर सकता है एंड गिफ्ट नहीं कर सकता। अब अगर प्लेयर 1 गिफ्ट कर रहा है तो 2 के ऊपर बात है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट कर दे। एंड अगर एनिमी टाइप भी अगर गिफ्ट कर रहा है प्लेयर 1 का प्लेयर 2 को, तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है प्लेयर 2 एंड रिजेक्ट भी कर सकता है। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग दिस पे ऑफ्स आर गिवन। एंड हेयर पहला जो कंडीशन है, पहला जो एजम्पशन है वो क्या कहता है कि यहाँ पर जो प्लेयर यहाँ पे जो नेचर है उसने प्लेयर 1 की कुछ प्रोबेबिलिटीज़ डिसाइड करी हैं, प्लेयर 1 की कुछ बिलीव्स डिसाइड करे हैं, जिसको हम वो यहाँ पे दर्शा रहे हैं P और 1 - P से, जिनको हम कहते हैं इनिशियल बिलीव्स। एंड यहाँ पर प्लेयर 1 के बिलीव्स के अकॉर्डिंग जो प्लेयर 2 अपने बिलीव बना रहा है उनको हम कहेंगे अपडेटेड बिलीफ, जो यहाँ पे Q और 1 - Q से दर्शाए गए हैं, ठीक है। एंड डॉटेड लाइन यहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को दर्शा रही है। अब Q का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्लेयर 1 जो है वो यहाँ पे फ्रेंड टाइप का है एंड उसने प्लेयर 2 को गिफ्ट दिया है। तो ये वाला नोड आ रहा है ना, ये वाला नोड है Q को दर्शा रहा है। ये वाला नोड का मतलब प्लेयर 1 इज़ ऑफ फ्रेंड टाइप एंड ही इज़ गिफ्टिंग टू प्लेयर 2, ठीक है। सो ये आपका प्लेयर Q, यहाँ पे Q है। इसी तरीके से 1 - Q का मतलब है प्लेयर 1 इज़ ऑफ एनिमी टाइप एंड ही इज़ गिफ्टिंग टू प्लेयर 2, ठीक है। इस तरीके से है। अब सेकंड आपकी असम्पशन आती है, वो आती है सीक्वेंशियल रेशनैलिटी। मतलब अगर प्लेयर 2 का कोई बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट एक्शन है, सपोज एक्सेप्ट है, वो उसका एक्सेप्ट बेस्ट एक्शन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका प्लेयर 1 उसको देख के क्या डिसीजन लेगा, प्लेयर 1 का क्या एक्शन रहेगा, ठीक है, प्लेयर 2 के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा सीक्वेंशियल रेशनैलिटी। थर्ड है कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीफ, जिसे हम कहते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से हम यहाँ पर निकालेंगे कि यहाँ पर P और Q की वैल्यू क्या होती है। P की वैल्यू अधिकतर आपको क्वेश्चन में गिवन होती है एंड Q की वैल्यू हमें निकालनी होती है, जो हम बेस थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें आपका ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ की बात होती है। देखो अगर प्लेयर 1 गिफ्ट देता है, फिर प्लेयर 1 यहाँ पर भी एनिमी टाइप का गिफ्ट देता है, तो प्लेयर 2 की बारी आती है, ठीक है। लेकिन अगर वो गिफ्ट नहीं देता है तो प्लेयर 2 का कोई बारी आती ही नहीं है कि वो कुछ एक्शन चले। तो ये वाला NF और NE जो है ये हमारे ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ है एंड यहाँ पे हमारे ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ है, क्योंकि प्लेयर 1 के एक्शन से हमारे प्लेयर 2 के भी एक्शंस डिटरमाइन हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो यहाँ पर ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ को यहाँ पे डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ ये है, ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ ये है। ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ पे आपका प्लेयर यहाँ पे जो यहाँ पर थर्ड वाला है वो आपका लगता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 28 से एक सैम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। एंड इस यहाँ पे तो ये वाला जो 2 का एक्शंस हैं वो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, यहाँ पे एंड हो रहा है गेम। लेकिन यहाँ पे जो 2 एक्शंस और होंगे प्लेयर 2 के, वो हम चैप्टर नंबर 29 में पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इसलिए है क्योंकि सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये कहाँ पर कवर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 28, चैप्टर नंबर 29 मतलब यूनिट 4 एंड 5 यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बस आपने रिक्वायरमेंट समझ लिए हैं, उन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका ये Q है, ये 1 - Q है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम। तो सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, ठीक है। सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम से पहले हम क्या लिखते हैं, स्ट्रैटेजीज लिखते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 1, प्लेयर 1 की क्या क्या स्ट्रैटेजी है, NH NL NHOL OHNL एंड OHOL, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज हैं प्लेयर 1 के लिए। एंड प्लेयर 2 के लिए हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हमारी है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ठीक है। तो ये हमने लिख ली। अब इसमें से सेपरेटिंग वाली स्ट्रैटेजीज कब हैं, जब दोनों जो प्लेयर हैं, प्लेयर 1 का जो टाइप्स हैं 2 टाइप्स, वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम है वो हो जाएगा, यहाँ पे हम इसके लिए चेक करेंगे NHOL एंड आपका OHNL। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं NHOL के लिए। तो सबसे पहले NHOL, ठीक है। तो NH और OL, तो इन पे हम एरोज लगाएंगे, ठीक है। इसी पेन से लगा रही हूँ एरोज, NHOL
ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे 1 माइनस क्यू है, अब ओ एल जो है वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि हम ओ एल चल रहे हैं। तो 1 होने के लिए इसका क्या होगा, क्यू का 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नंबर 3 विच इज़ योर बेस रूल, बेस रूल यहाँ पे लगा है, बेस रूल से हमारा क्या आया है, क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बेस रूल, बेस रूल। ठीक है, बेस रूल आप करके भी दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, 0/0 प्लस ये वाला 1 माइनस पी या फिर कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। ये आपका रिक्वायरमेंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब आप हमारा आ गया Q3, यानी कि यहाँ Q इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के लिए अब हम लगाएंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, सीक्वेंशियल रेशनैलिटी। अब इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल एक्शन फॉर प्लेयर 2। प्लेयर 2 के लिए ऑप्टिमल एक्शन क्या है, एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट, इस वाले नोड में, क्योंकि हम ओ एल चल रहे हैं तो इस वाले नोड में देखेंगे। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 है, तो रिजेक्ट करना चाहेगा वो। जो यहाँ पे करेगा आँख मूंद के वही यहाँ पे लगा देना है आपको। ठीक है, क्योंकि वो ये चल रहा है तो उसे वो इंडिफरेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी रिजेक्ट ही चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्टिमल क्या है फॉर प्लेयर नंबर 2, रिजेक्ट चलना। ठीक है, एंड अब क्या होगा, ऑप्टिमल फॉर प्लेयर नंबर 1। प्लेयर नंबर 1 के लिए क्या ऑप्टिमल होगा, गिवन की प्लेयर 2 रिजेक्ट चल रहा है। देखो यहाँ पे भी रिजेक्ट है, यहाँ पे भी। अब जब यहाँ पे रिजेक्ट है तो यहाँ पे प्लेयर 1 को क्या पे ऑफ मिल रहा है, -1। एंड ओ एल जब चल रहा है तो उसे -1 पे ऑफ मिल रहा है, क्योंकि उसे पता है जब वो ओ एल चलेगा तो प्लेयर 2 रिजेक्ट चलेगा, तो उसमें -1 उसको पे ऑफ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एन एल पे उसे 0 पे ऑफ मिल रहा है, जो उससे कम है, यानी कि वो ओ एल से डेविएट करना चाहेगा एन एल पे। ठीक है, तो इट मीन्स उसका जो नैश वो जो आपका परफेक्ट बेजन इक्विलिब्रियम है वो ओ एल पे लाई नहीं कर रहा है, यानी एन एच ओ एल इज़ नॉट अ परफेक्ट बेजन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पर, ओ एल ना होके 1 प्लेयर डेविएट टू एन एल। ठीक है, तो देयरफॉर पी बी ई नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं दूसरी के लिए। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका यहाँ पर OH NL। ठीक है, तो OH NL के लिए देखो यहाँ पर मैं रेड एरोस लगा रही हूँ, तो OH, ब्लू एरोस को इग्नोर करना, OH और NL। ठीक है, अब OH अगर चल रहा है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नंबर 3 यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, जो एक्शन हम चलते हैं, अगर वहाँ पे कोई अपडेटेड वैल्यू फ्लाई कर रहा है तो वो हमारा 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम पहले OL चल रहे थे तो यहाँ पे भी हमें इसे पूरा 1 बनाना था। 1 बनाने के लिए हमने Q को 0 रख दिया बेस रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पूरा 1 बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नंबर 3 विच इज़ बेस रूल, हमारा ये क्या हो गया, Q यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया Q हमारा भी यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्टिमल एक्शंस क्या है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नंबर 2 विच इज सीक्वेंशियल रेशनैलिटी। ठीक है, अब आपको लिख के आना है यहाँ पे कि बेस हम कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीफ लगा रहे हैं, बेस रूल यहाँ पे हम आपका सीक्वेंशियल रेशनैलिटी लगा रहे हैं। ठीक है, लिख के आना है वहाँ पे। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट नंबर 2 अगर हमारी लगेगी तो हम कौन सा 2 का ऑप्टिमल एक्शन क्या होगा, ऑप्टिमल फॉर 2 प्लेयर 2। तो यहाँ चल रहे हैं तो ऑप्टिमल क्या होगा, 2 या फिर एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट। यहाँ पे 2 मिल रहा है 2 प्लेयर को एंड यहाँ पे 0, तो वो ये चुनेगा, जो ये यहाँ पे चुनेगा वो आँख मूंद के यहाँ पे चुनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि प्लेयर 1 के लिए क्या ऑप्टिमल है यहाँ पर सीक्वेंशियल रेशनैलिटी के अकॉर्डिंगली। प्लेयर 2 के लिए तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे A ऑप्टिमल है, लेकिन प्लेयर 1 के लिए क्या है। अब जब प्लेयर 1 OH चल रहा है तो उसे पता है प्लेयर 2 A चलेगा, जिसमें उसको 2 पे ऑफ मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर वो प्लेयर 1 NL चल रहा है तो उसे यहाँ पर 0 पे ऑफ मिल रहा है। ठीक है, बट उसे पता है कि अगर वो डेविएट करना चाहे यहाँ से तो उसे, अगर वो OL चलना चाहे तो प्लेयर 2 A चलेगा एंड उसको यहाँ पे 2 पे ऑफ मिल रहा है, यानी कि वो NL से डेविएट करके 2 पे ऑफ पाने के लिए OL पे डेविएट करना चाहेगा प्लेयर 1। ठीक है, तो यहाँ पे OL पे डेविएट कर जाएगा, तो यानी कि प्लेयर 1 डेविएट्स टू OL। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सेपरेटिंग का तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब पूलिंग का देख लेते हैं। सो अब हम देख लेते हैं पूलिंग इक्विलिब्रिया। तो पूलिंग में हम क्या देखते हैं कि हमारा NH NL ये 2 देखेंगे एंड आपका OH OL, ये 2 स्ट्रैटेजीज़ के लिए हम पूलिंग चेक करेंगे एंड इन 2 के लिए हमने सेपरेटिंग चेक करा था। यहाँ पे पूलिंग करेंगे तो सबसे पहले NH NL। तो चलो पहले ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ है ना ये। यहाँ पे तो 2 का बारी ही नहीं आ रही है चलने की, यहाँ पे तो गेम ही एंड हो रहा है। तो OH OL देख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो फॉर OH OL, ठीक है, OH OL उसके लिए हमारा क्या है, एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो OH एंड OL एरो लगा लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम
अब यहाँ पे देखो, ये पूलिंग इक्विलिब्रियम के केस में अब क्या होता है कि ये जो आपके इनिशियल बिलीफ्स होते हैं ना, ये आपके अपडेटेड बिलीफ बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपका P = Q है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ प्लेयर 2 निकालेंगे। अब उसे नहीं पता वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट, उसे नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जिसमें भी ज़्यादा आएगी, एक्सेप्ट के केस में ज़्यादा आई या रिजेक्ट के केस में, तो वही प्रेफर कर लेगा। तो जब एक्सेप्ट वो कर रहा है, गिवन उसका बिलीफ क्या है, यहाँ पे Q है प्लेयर 2 का, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालना है तो 2 इंटू एक्सेप्ट के लिए निकालना है, तो ये दोनों देखेंगे खाली। तो 2 इंटू Q प्लस -1 इंटू 1 माइनस Q, तो 2Q - 1 प्लस Q दैट इज़ 3Q - 1, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ 2 गिवन फॉर रिजेक्ट, ठीक है। रिजेक्ट के लिए निकालेंगे, रिजेक्ट के लिए कितना निकल रहा है आपका, वो निकल रहा है 0 एंड दिस ऑल्सो 0, तो 0, ठीक है। यानी कि जो प्लेयर 2 है वो आपका एक्सेप्ट करेगा जब आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ एक्सेप्ट जो है वो ज़्यादा होगी रिजेक्ट वाली से, ठीक है। यानी Q = = 1/3, ठीक है, तब प्लेयर 2 एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा जब प्लेयर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया, आपको दिख रहा है? हाँ, जब साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा कौन सा जो ऑप्टिमल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्ट के लिए देखते हैं कि सपोज़ मान लो कि हमारा जो प्लेयर 2 है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, मान लो, ठीक है, प्लेयर 2 जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्लेयर 2 जब एक्सेप्ट कर रहा है तो प्लेयर 1 की पे ऑफ क्या है, 2 और 2, ठीक है। एंड अगर वो OH चल रहा है तो उसे पता है कि प्लेयर 2 एक्सेप्ट कर रहा है, हमने माना है, तो उसे 2 पे ऑफ मिल रही है। और अगर वो NH को करता प्लेयर 1 तो उसे 0 पे ऑफ मिल रही थी, ऐसे यहाँ पे भी 0 मिल रही थी, यहाँ पे तो उससे ज़्यादा ही मिल रही है ना, तो मतलब वो यहीं पर ही रहना चाहेगा, OH-OL वाली स्ट्रेटजी पे ही रहना चाहेगा। मतलब कि हमारा OH-OL वाला जो परफेक्ट बेजन इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट कर रहा है विद प्लेयर 2 कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए एक्सेप्ट वाली स्ट्रेटजी अपनाए, तो ही हमारा OH-OL वाला जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसका बिलीफ क्या होना चाहिए उसमें कि वो एक्सेप्ट करे तभी तो होगा। एक्सेप्ट कब कर रहा है, Q > 1/3 पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम। प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी, प्लेयर 2 की कौन सी स्ट्रैटेजी है, देन प्लेयर 2 का अपडेटेड बिलीफ। क्लियर है, ठीक है। तो जो प्लेयर 2 का ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पर NH-NL की बात करें तो NH-NL, ठीक है, NH-NL में क्या होगा आपका, NH-NL में आपका ये वाला हो जाएगा ऑप्टिमल एक्शन। तो देखो यार, ये जो पे ऑफ्स है ना, ये तो वो कभी प्रेफर नहीं करेगा, इनसे तो वो डेविएट ही करना चाहेगा प्लेयर 1, ठीक है। क्यों डेविएट करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब ये जो पे ऑफ्स हैं, यहाँ पर जो आपकी पे ऑफ्स हैं, यहाँ पर जो आपकी एक्सेप्ट वाली जो पे ऑफ्स हैं उनके लिए तो ये वैलिड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 तो हमेशा बड़ा ही होगा, तो मतलब एक्सेप्ट के केस में तो वो यहाँ से डेविएट ही करना चाहेगा। लेकिन क्या पता रिजेक्ट के केस में वो यहाँ पे स्टिक रहना चाहे NH-NL पे। ऑफ कोर्स देखते हैं ज़रा, अगर हमने केस लिया था कि जब 2 एक्सेप्ट कर रहा है, अब 2 रिजेक्ट भी तो कर सकता है, जब उसकी प्रोबेबिलिटी Q <> होगी, तो हम रिजेक्ट वाला ले रहे हैं। हम ज़रा रिजेक्ट वाला देखो, रिजेक्ट वाले में प्लेयर 1 की क्या मिल रही है, यहाँ -1 एंड यहाँ पे भी -1। एंड वो क्या, अगर वो उसे पता है कि अगर वो OL चलेगा तो उसको क्या होगा यहाँ पर कि अगर मान लो NH चला तो उसे यहाँ पे 0 0 मिल रहा है, NL चला तो भी 0 0 मिल रहा है। लेकिन अगर उसे वहाँ से डेविएट करना है, ठीक है, तो उसे यहाँ पर कम पे ऑफ मिल रही है रिजेक्ट के केस में, तो वो यहीं रहना चाहेगा। मतलब NH-NL इज ऑल्सो आवर परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम इफ़ प्लेयर 2 इज़ चूजिंग रिजेक्ट के केस में। एंड आपका बिलीफ क्या लेंगे हम यहाँ पे प्लेयर 2 का, ये वाला रिजेक्ट कब कर रहा है, जब Q <> 1/3 है। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। एंड इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 28, चैप्टर नंबर 29 पूरे अच्छे से यहाँ पर ख़त्म कर दिए। एंड आपको आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको फुल सिलेबस नोट्स चाहिए, ठीक है, रिवीजन के लिए एंड लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो यू कैन व्हाट्सअप ऑन दी गिवन व्हाट्सअप नंबर। सो अब हम आते हैं चैप्टर 29 पे। तो बहुत सारे बच्चों की आ रही थी प्रॉब्लम की चैप्टर 29 जो है वो उनसे होने लगा, समझ ही नहीं आ रहा। देखो, अगर तुमने चैप्टर 28 करा होगा तभी आपको चैप्टर 29 समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 28 में जो भी एजम्पशन है परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम की, तो उसमें ये है। तो ये जो नाम है इसका वो है जॉब मार्केट, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसके जो क्वेश्चन है वो तो इतने खास है नहीं, ठीक है। उसमें जो आप है क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से
आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप वहाँ पे एक्सरसाइज का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपका इटसेल्फ चैप्टर में ही आपका बस है जो है करने लायक है। चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, इस गेम को समझ लेंगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 28 में बहुत सारे क्वेश्चन है परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए, सेपरेटिंग एंड पूलिंग, वो मैंने आपको क्वेश्चन कराई दिया है, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन जो था जिसमें यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है प्लेयर 2 का वो नहीं होता था, अब यहाँ पर चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन है, मतलब ठीक है, मतलब 4 विंग्स का ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ इस गेम को पहले समझा देती हूँ फटाफट से, ठीक है, शॉर्ट में ही समझाऊंगी। यहाँ पे वर्कर है, ठीक है, वर्कर और फर्म के बीच में इंटरेक्शन दिखाया गया है। तो वर्कर जो है वो एक हाई क्वालिटी वर्कर है, एक लो क्वालिटी वर्कर है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिसिंग करी है, जो उनके एक्शंस हैं वर्कर के वो NE और N-E- है, ठीक है। N का मतलब है नॉट एजुकेटेड एंड E का मतलब है नॉट एजुकेटेड। अगेन दिस इज़ द सेम, बस यहाँ पे E- और N- इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे वर्कर की वैरायटी जो है वो लो टाइप की है एंड यहाँ हाई टाइप की है, ठीक है। एंड देन फर्म के साइमल्टेनियस एक्शन है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। अगर जैसे मान लो एजुकेटेड है तो फर्म उसको मैनेजर की पोस्ट दे सकती है या फिर क्लैरिकल की, तो M फॉर मैनेजर एंड C फॉर क्लैरिकल। तो इस तरीके का पूरा गेम है, ठीक है। यहाँ पे जो अपडेटेड बिलीफ हैं प्लेयर 2 के वो यहाँ पे Q और 1 - Q हैं, यहाँ पर P और 1 - P हैं, ठीक है। एंड ये आपका इनिशियल बिलीव्स हैं, ओके। सो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। फटाफट से अब यहाँ पर अब जैसे सपोज़ हमें देखो हमें ये देखना है कि जो वर्कर है ये अपना क्या सिग्नल देगा इस फर्म को एंड इनके लिए बेस्ट क्या रहेगा, परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो पहला आपका वही होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखने का तरीका भी बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर 1 जो है हमारा वर्कर, तो वर्कर की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, N-N-, N-E-, E-N-, E-E-, ठीक है। अब वो वर्कर की फर्म की स्ट्रैटेजी क्या है, फर्म की क्या स्ट्रैटेजी है भाई, देखो फर्म की जो स्ट्रैटेजी है वो लेफ़्ट इन्फॉर्मेशन सेट में अलग है एंड राइट इन्फॉर्मेशन सेट में अलग है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे यही छोड़ सकते हो, उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो कि एट लेफ़्ट इन्फो, ठीक है, सेट, लेफ़्ट इन्फो सेट में फर्म की क्या है M- और C-, ठीक है। अब इसमें ऐसे मत कर देना M- C-C- नहीं, इनका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब खाली लेफ़्ट अलग है एंड राइट इन्फो सेट अलग है, तो राइट इन्फो सेट, ठीक है, उसमें क्या है स्ट्रैटेजी ऑफ फर्म M और C, ठीक है, ओके, ठीक। अब हम आते हैं सबसे पहला सेपरेटिंग इक्विलिब्रिया कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम आपका प्रोसीजर रहने वाला है। सेपरेटिंग इक्विलिब्रिया में हम 2 चीज़ चेक करेंगे, सेपरेटिंग मतलब दोनों प्लेयर वर्कर के जो टाइप हैं दोनों ही, चाहे वो हार्ड है चाहे वो लो, वो अलग अलग स्ट्रैटेजी चल रहे हैं, यानी कि NE- और EN- इन दोनों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले NE-, ठीक है, NE- के लिए चेक करेंगे। तो देखो NE- के लिए मैं यही गेम को प्रेफर कर रही हूँ, तो इसी में एरो लगाएंगे हम, ठीक है। NE- मतलब वो यहाँ पे N एंड यहाँ पर E- चल रहा है, ठीक है। देखो अब वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 3 यहाँ पर हमारा जो ये वाला नोड होगा, ये नोड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब ये 1 किस लिए कब होगा, जब Q0 होगा, तो Q0 यहाँ P1, ठीक है। तो ये हमारे बिलीव्स आ गए, अपग्रेडेड बिलीव्स, ठीक है। एंड ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमें ये चलना है, तो यहाँ पे हम जो डिसीजन मानेंगे वो इसी नोड का मानेंगे क्योंकि हम ये चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेयर फर्म की क्या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ नहीं लिखे हैं तो पे ऑफ लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने पे ऑफ लिख लिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ये वाली स्ट्रैटेजी हम चलेंगे E-, तो यहाँ पे प्लेयर फर्म का ऑप्टिमल डिसीजन क्या है, तो 4 ही चुनेगा या फिर 0, फर्म का क्या है सेकंड वाला, ठीक है। तो 4 ऑप्टिमल है या फिर 0, तो 4 ऑप्टिमल है तो यानी C एक्शन। तो जो यहाँ पे चुनेगा आँख मूंद के वही हमें यहाँ लगाना होता है, तो यहाँ पे लगा दिया। अब हम यहाँ पे N चल रहे हैं, तो यहाँ पे फर्म का ऑप्टिमल क्या है 10 या 4 M-, ठीक है। तो जो यहाँ पे वही आँख मूंद के यहाँ पे लगाना है, ठीक है, एरोस का काम ख़त्म। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2 ऑप्टिमल, यहाँ पे देखो खुद लिखना है तुम्हें, ठीक है। इसके नोट्स मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रखे हैं PDF फॉर्म में, वहाँ पे जाके इनकी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देख लेना, मैं बस यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट जो 2 होती है उसमें सीक्वेंशियल रेशनैलिटी की बात होती है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है रिक्वायरमेंट 2 लगाना। रिक्वायरमेंट 2 कैसे लगेगी कि फर्म के हमारे ऑप्टिमल एक्शंस हमने डिटरमाइन कर लिए, ठीक है। मतलब जब वो E- चल रहा है तो मतलब राइट इन्फॉर्मेशन सेट में
ठीक है, ऑप्टिमल फॉर फर्म, ठीक है, एट राइट इन्फो सेट, एट राइट इन्फो, तो वो क्या है सी, ठीक है, सी डिसीजन। एंड लेफ़्ट में क्या है फर्म के लिए ऑप्टिमल, फर्म के लिए लेफ़्ट में क्या ऑप्टिमल है, एम डैश, ठीक है, एम डैश ऑप्टिमल है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि अगर देखो डेविएशन हुई इन दोनों से तो वो फिर बेजियन इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, अगर नहीं हुई तो ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब प्लेयर 1 के लिए देखेंगे सेम चीज़, ऑप्टिमल देखेंगे प्लेयर 1 के लिए। तो यहाँ पे प्लेयर 1 को क्या मिल रहा है, जब वो एम डैश चल रहा है 10 मिल रहा है। एंड अगर वो यहाँ डेविएट होना चाहे तो उसे पता है कि ये फर्म जो है वो सी चलेगी वर्कर को, तो इसलिए उसे यहाँ पे क्या मिल रहा है 0। तो भाई वो तो यहीं रहना चाहेगा एन की तरफ, तो यहाँ पे डेविएशन नहीं हो रही। अब वो ई डैश चल रहा था, ठीक है, एन ई डैश वर्कर, तो यहाँ पर उसे पता है कि यहाँ फर्म क्या चलेगी, सी चलेगी, जिसमें उसे -3 पे ऑफ मिल रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ से डेविएट करना चाहे एन डैश पे, यहाँ से डेविएट करना चाहे तो उसे यहाँ एम डैश, उसे पता है कि फर्म एम डैश चलेगी, एरो तभी तो लगाए हमने ताकि पता लग जाए। तो उसे यहाँ पर क्या मिल रहा है 10, भाई उसके लिए तो -3 ज़्यादा है या फिर 10, तो अब डेविएट करना चाहेगा वो एन डैश पे। तो यानी कि ये एन ई डैश जो है, ये हमने क्या देखा, प्लेयर 1 का ऑप्टिमल यानी कि वर्कर का ऑप्टिमल, तो वो ऑप्टिमल ई डैश नहीं है, एन डैश पे जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर वो डेविएट कर गया, तो इसलिए एन ई डैश इज़ नॉट अ परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम ई एन डैश के लिए देखते हैं सेम चीज़। तो ई पे हम लगाएंगे एरो, तो देखो यहाँ पे जैसे आप सेपरेटिंग के भी 2 हैं एंड पुलिंग के भी 2 हैं, तो आपको 4 बार गेम बनाना पड़ेगा ताकि आप एरो अच्छे से दिखा सको एग्ज़ाम में। तो ई एन डैश, ठीक है, तो इसमें अब अगर ई है तो यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2 वही सेम प्रोसीजर चल रहा है। तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 एंड पी यहाँ पे पूरा 1 होना चाहिए, यानी 1 - 0, तो पी क्या हो जाएगा 0। ये आपके बिलीव्स हो गए। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 3 ऑप्टिमल फॉर प्लेयर 2 यानी कि फर्म। अब फर्म के लिए ऑप्टिमल क्या है, ये या फिर ये चलेगा। अब जो यहाँ पे चलेगा तो वो यहाँ पे चलेगा आँख मूंद के। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है एरो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 0 या फिर 4 सी डैश ऑप्टिमल है, तो जो यहाँ पे चलेगा वो यहाँ पे आँख मूंद के, ठीक है। तो ये हमने एरो लगा लिया, एरो का काम भी हो गया। ऑप्टिमल फॉर प्लेयर फॉर फर्म इन राइट इन्फॉर्मेशन सेट क्या है, राइट में एम है फर्म के लिए ऑप्टिमल, एंड लेफ्ट में क्या है फर्म के लिए सी डैश, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि ठीक है पता लग गया। अब इसमें से देखते हैं कि डेविएशन होगा या फिर नहीं प्लेयर 1 का। तो जब हमारा ये देखो यहाँ पे देखो एम जब वो चल रहा है तो यहाँ पे प्लेयर 1 को 6 मिल रहा है, तो अगर वो एन से एन को करना चाहता है, ठीक है, देखेंगे डेविएशन का चांस है या फिर नहीं प्लेयर 1 के लिए। तो उसे पता है कि अगर वो एन चुना यानी नॉट एजुकेटेड वाला चुना तो उसे फर्म जो है सी डैश चलेगी जिसमें उसको 4 मिल रहा है, तो 4 इज़ लेस देन 6, तो यहाँ पे 6 पे टिक जाएगा वो, यानी ई ही चुनेगा। अब जैसे यहाँ पे एन डैश चुन रहा था तो यहाँ पे उसे पता है कि फर्म यहाँ पे क्या चुनेगी, सी डैश चुनेगी, तो यहाँ पे उसको कितना पे ऑफ मिल रहा है 4, ठीक है। लेकिन अगर उसका डेविएशन का चांस देखें तो ई डैश पे एम चुनने वाली है फर्म, जिससे उसे कितना मिल रहा है 3, तो वो यहीं टिक जाएगा। यानी कि यहाँ पे वो डेविएट ही नहीं कर रहा, वो पहले ई चुन रहा था, ई ही उसके लिए सही है, यहाँ पे भी ये एन ही इसके लिए सही है, तो मतलब यहाँ पे जो है आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 प्लेयर जो है फर्स्ट प्लेयर यानी कि वर्कर ही इज़ नॉट डेविएटिंग, ठीक है, डेविएट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए ई एन डैश एंड एम सी डैश, ठीक है। तो पहले हम प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पर प्लेयर 2 की स्ट्रैटेजी लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम प्लेयर 1 का बिलीफ, प्लेयर 1 का जो बिलीफ है, ठीक है, या फिर लिख सकते हो कि हाँ ये दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। P = 0 अपडेटेड बिलीफ लिख सकते हो एंड Q = 1, ठीक है। तो परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे बता दिया था ना आपको कि जो लेफ्ट इन्फॉर्मेशन सेट एंड राइट इन्फॉर्मेशन सेट, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, एंड चूँकि अब यहाँ पे हम ऐसे दिखा रहे हैं एम सी डैश से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे प्लेयर 2 की स्ट्रैटेजीज आप इसको लिख के और भी डाल सकते हो, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्म की स्ट्रैटेजीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम डैश, ठीक है, वो वाला भी लिख सकते हो, एम डैश एम सी डैश, ठीक है। एंड तो आप कैसे लिखोगे एम डैश सी डैश, ठीक है, ये तो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, एम डैश सी डैश, तो एम डैश एम सी डैश सी एम डैश एंड सी डैश, ठीक है। ये प्लेयर 2 की स्ट्रैटेजीज़ हो गई। तो आप इसे एक बार को छोड़ के ये वाला लिख देना और ये वाला लिख देना प्लेयर 1 के लिए, ठीक है। तो ये आप कर लेना। ओके,
सो अब हमारा हो गया सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम, हमें पता लग गया कि सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमारा परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेटेड बिलीव्स लिख दी, यहाँ पे प्लेयर 1 की स्ट्रेटजी, प्लेयर 2 की स्ट्रेटजी। अब पूलिंग वाला देखते हैं। तो पूलिंग वाला केस देखते हैं। तो सबसे पहले हम पूलिंग में केस देख रहे हैं आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए देखते हैं ई डैश, तो ई डैश, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ है एंड ये इन्फॉर्मेशन सेट हमारा ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ के लिए यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो ये पूलिंग वाले इक्विलिब्रियम में जो हमारी ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वही आपका जो ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ होता है उसके अपडेटेड बिलीफ की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नंबर 3, ठीक है, जो कि खाली ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ में काम करती है, मैंने बताया था आपको। तो वो हमारा Q = 1/3, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि ये जो P है यहाँ पर 0 है, ठीक है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे Q अगर देखेंगे 1/3 तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे फटाफट से। हाँ, तो अब हमारा जैसे अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। अब जैसे अब प्लेयर जो फर्म है वो ये इन्फॉर्मेशन सेट भी चल सकती है और ये भी, ठीक है। अब इसमें से उसका कौन सा बढ़िया है, मैनेजरियल वाला या फिर क्लर्क वाला। तो मैनेजर की भी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ फर्म गिवन दैट इट इज़ चूजिंग मैनेजर गिवन इट्स बिलीफ Q, ठीक है। मैनेजर वाला की निकाल रहे हैं तो Q इंटू फर्म की है तो सेकेंड पे ऑफ देखेंगे 10 इंटू Q प्लस 1 - Q इंटू 0, ठीक है। तो 10Q आ जाएगा। एंड अगेन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ फर्म गिवन, अब C की निकालेंगे क्लर्क के लिए, बिलीफ वही रहेगा तो 4Q, ठीक है, 4Q प्लस 1 - Q इंटू 4 दैट विल गिव यू 4, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर Q की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि ये ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ है तो हमारा आ रहा है 3.3। मतलब यहाँ पे फर्म क्या प्रेफर करेगी, जिससे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज़्यादा मिले, यानी सी प्रेफर करेगी दोनों तरफ, ठीक है। अब अगर हम यही सेम चीज़ ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ देखें, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट नंबर 4 लगती है, तो उसमें हम Q की वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। हम यानी P की वैल्यूज़ उनकी पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे P को हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे भी अगर चलो हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वाले मेथड से लगाना भी ना चाहें, हमारा P 0 है, ठीक है। P 0 का मतलब ये वाला जो आपका हैंड है, ये वाला जो नोड है, ये हमारा 1 है, ठीक है। 1 मतलब ये चल रहा होगा, तो 1 वाले में देखते हैं कि हमारा प्लेयर फर्म की क्या प्रेफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या चलना चाहता है, C' 0 4, तो 4 उसके लिए ज़्यादा है। यहाँ पर भी आँख बंद करके C' चलेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ से डेविएशन का चांस है या फिर नहीं है। सो डेविएशन का चांस देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर उसे पता है प्लेयर 1 जब E चल रहा है तो उसका पे ऑफ क्या है, 0, ठीक है। एंड अगर वो यहाँ पे है n की तरफ डेविएट करना चाहे तो उसे क्या मिल रहा है, पे ऑफ 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 4 की तरफ डेविएट करना चाहेगा n की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पर अगर वो -3 उसको पे ऑफ मिल रहा है प्लेयर 1 को, तो यहाँ पे उसे 4 मिल रहा है, तो मतलब वो डेविएट करना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि प्लेयर 1 यहाँ से डेविएट करना चाहेगा, यानी कि वर्कर यहाँ से डेविएट करना चाहेगा। एंड ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी उसकी क्या हो जाएगी, n, ठीक है। तो n उसकी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, विद C', ठीक है। एंड यहाँ पर तो E' है एंड E' इज़ नॉट ऑप्टिमल गिवन द सेकेंड प्लेयर एक्शन ऑफ C', ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हमारा जैसे डेविएट हो गया, इसलिए हम यहाँ पर कह नहीं सकते कि यहाँ पे PBA एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि प्लेयर 1 की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी वो डेविएट होके n' पे जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे चेक करेंगे अब हम, ठीक है। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे n' के लिए चेक कर रहे हैं भाई, ठीक है। 4th है, लास्ट है n'। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालेंगे। अगेन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ फर्म गिवन M' एंड उसका जो बिलीफ है वो P है एंड सेम ही निकलेगा वही पहले वाला 10Q, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 3 हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे P जो है 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे P 1/3 है, ठीक है।
अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था P0 है, तो आप इससे ना लिखना मत, ठीक है, मन में आप एज्यूम कर सकते हो, बाकी आप इसे लिखना मत। ओके, सो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया था। यहाँ पे मैं P0 नहीं, यहाँ पे Q मतलब P हमने यहाँ देख लिया, क्योंकि ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ है, तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 लग गई, ठीक है। सो ये जो वाला जो राइट इन्फॉर्मेशन सेट है, ये ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ हो गया, ये ऑन द इक्विलिब्रियम पाथ है, ठीक। तो यहाँ P की वैल्यू क्या हो गई, जो ये वैल्यू होती है इनिशियल बिलीफ की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये वाली जो यूटिलिटी आ रही है वो 10Q आ रही है, ठीक है। एंड C डैश की क्या आएगी, C डैश की 4 आ रही है। क्या है, अगर मैं यहाँ पे P आएगा, Q नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1/3 रख दूँ तो इसकी वैल्यू दोबारा 3.33 आ जाएगी, यानी वो फिर से यहाँ पर C डैश को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने C डैश पे एरोज लगा दिए, ठीक है, C डैश पे हमारे एरोज लग गए। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ पे ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ वाला भी देखना है, ठीक है। तो ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ में आप वैल्यूज़ को पुट नहीं करते हो, ठीक है। ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ में आप Q की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट नहीं करोगे, क्योंकि हमने खाली P की वैल्यूज़ मानी थी, तो P की जगह तो हमने 1/3 पुट कर दिया, लेकिन Q की जगह हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे मैंने Q के लिए फंक्शन बनाया है ना, आप ऐसे यहाँ पे इसके लिए P के लिए भी बना सकते थे, ठीक है। P को 0 ना लिख के आप सिंपली लिख सकते थे यहाँ पे कि सो आप यहाँ पे P के लिए भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे P जो है वो ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ है, तो यहाँ पे P के लिए भी ये फंक्शन बन जाता है 10P इज़ ग्रेटर देन 4। तो P हमारा 2/5 से अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब है फर्म जो है वो यहाँ पर M डैश खेलना प्रेफर करेगी। अदरवाइज़ अगर P जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 2/5 होगा तो फर्म जो है वो क्लर्क का खेलना आपका पसंद करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर करा है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो यहाँ पर जो फर्म है एट द लेफ्ट इन्फॉर्मेशन सेट, वो ये क्या प्रेफर कर रही है, C डैश, ठीक, प्रेफर करेगी M को, क्योंकि हम यहाँ पे ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नंबर 4 हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, वैसे तो यहाँ पे देखो M डैश और C डैश में तो वो C डैश को ही फॉलो कर रही है, लेकिन M और C में से क्या करेगी, M और C को करने के लिए हमने यहाँ पर ये इस तरीके का फंक्शन बनाया है कि 10, ठीक है। हमने सबसे पहले किसकी यूटिलिटी निकाली थी, ये कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ फर्म गिवन M विद बिलीव Q, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वो निकाली थी। देखो जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी थी ना Q की जगह, बिल्कुल सेम, जैसे 10Q भी यहाँ पे आ रहा है, 4 भी यहाँ पे आ रहा है, तो उसी को हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में रखा। अब यहाँ पे हमने वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पर ये जो E और E डैश वाला पाथ है ना, ये ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ है। एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे P की जगह वैल्यू क्यों नहीं पुट करी थी, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पार्ट था जिसके अपडेटेड बिलीफ P और 1 - P थे, वो ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ थे, ठीक है। तो जो ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ होता है उसकी वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें अपडेटेड बिलीफ की वैल्यू पुट नहीं होती है पुलिंग इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। सो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि E डैश वाला जो है, तो E डैश में ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ है, तो M यहाँ पे कब प्रेफर करेगा, वो जब आपका जो Q है वो 2/5 से बड़ा होगा। लेकिन अब एक केस और बना हुआ है जिसमें हमारा वो C को प्रेफर कर रहा है, तो चलो C को प्रेफर कर रहा है। C को जब वो प्रेफर कर रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, प्लेयर वन को कितना मिल रहा है, अब प्लेयर वन को यहाँ पे मिल रहा है 0, ठीक है। प्लेयर वन को यहाँ मिल रहा है 0, यहाँ पे मिल रहा है 4, तो वो यहीं टिक जाएगा N वाले पाथ पे। इसी तरीके से यहाँ पे -3, यहाँ पे 4, तो ये यहीं टिक जाएगा। लेकिन मतलब हाँ, C और C डैश के संग, मतलब अगर प्लेयर वन यहाँ पे C डैश चल रहा है, यहाँ पे C डैश चल रहा है, तो N डैश के साथ उसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो N डैश C डैश P इक्वल टू 1/3 एंड Q इज़ लेस देन 2/5, इसमें उसका इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 2/5 में वो C को कर रहा है। क्योंकि अगर वो M को करता, M कब कर रहा है, वो जब वो Q की वैल्यू क्या है 2/5 से बड़ी है। तो M के केस में जो प्लेयर वन की जो पे ऑफ थी वो थी 6 थी, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे एरो लगाते, यहाँ पे सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे उसे 4 मिल रहा था पहले उसकी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी पे, अब वो यहाँ पे डेविएट करना चाहता, तो फिर तो N डैश और C डैश M के साथ तो कोई नहीं बनता, लेकिन C डैश C के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो ये आपका था पोलिंग बेजियन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो 2 पोलिंग बेजियन इक्विलिब्रियम, एक आ रहा है आपका पोलिंग बेजियन इक्विलिब्रियम एंड एक आ रहा है आपका सेपरेटिंग बेजियन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लास्ट में आपको लिख देना है। तो ये आपका पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक है।